घूंघट वाली देवरानी की चोर जेठानी। रूपाली और मयंक की शादी को महीना भरी हुआ था। रूपाली एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, लेकिन उसके ससुराल में दोनों बेटों के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। उसके ससुराल में उसका जेठ विकास, जेठानी अनीता, सास शकुंतला और ससुर प्रेमचंद होते हैं, और जेठ जेठानी की छोटी बेटी पूर्वी होती है। जब रूपाली ब्याह कर ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी हर वक्त लंबा सा घूंघट ओढ़े रहती थी और चुपचाप घर के सभी कामों में लगी रहती थी। ससुराल में उसके सास ससुर उसकी जेठानी पर बड़े जुल्म करते। एक रोज, अरियो अकल के दुश्मन, कितनी बार तुझे समझाया है कि मसाले सिलबट्टे में कूट कर डाला कर, सब्जी में तभी उसका स्वाद आता है, लेकिन तू है कि समझने को तैयार ही नहीं। अरे इतने साल हो गए इसे इस घर में, लेकिन अभी तक कुछ सीख नहीं पाई। सब मूड ऑफ कर दिया। खबरदार, जो सर से कभी घूंघट हटाया तो ठीक से घूंघट कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अनीता अपना घूंघट ठीक कर देती है। फिर रूपाली भी अपने सर पर पल्लू रख लेती है। माँ जी, बाबूजी, मैं अभी आपके लिए गर्मा-गर्म परांठे बनाकर लेकर आती हूँ। अरे छोटी बहू, तूने क्यों घूंघट कर लिया? तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और बड़ी बहू में तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घूंघट करने की। और हाँ, परांठे भी ये लगा लेगी, तुम रहने दो। तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, फिर क्यों अपना ये चांद सा मुखड़ा ढककर रखेगी? अपने सास ससुर का ये व्यवहार देखकर लंबा घूंघट ओढ़े अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपाली के सास ससुर उन दोनों में बड़ा भेदभाव करते थे। जहां वो रूपाली से ना के बराबर काम लेते, तो वहीं अनीता को सारा दिन काम पर लगाए रखते। पर किसी को उसका दुख दिखे या ना दिखे, लेकिन रूपाली को अपनी जेठानी का दुख साफ नजर आ रहा था, और इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। अब मेरे माँ बाप थोड़े पुराने विचारों के हैं, तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और बड़ी भाभी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अब उनको कौन ही समझाए। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे ही दिन बीते। अनीता की तबीयत कितनी भी खराब क्यों न हो या उसे कितनी भी तेज बुखार क्यों न हो, तब भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। घर गृहस्थी संभालना, अपने बच्चे की परवरिश और ना जाने क्या क्या, सबके लिए खाना बनाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते। लेकिन रूपाली जब से आई थी वो ये सब देख रही थी। उससे अपनी जेठानी का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक रोज, ये लीजिए अनीता दीदी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। घूंघट उठाकर देखिए तो क्या है देवरानी जी? आपकी पसंद का ढोकला। मयंक ने बताया था मुझे कि आपको ढोकला बहुत पसंद है। अब जल्दी से ये काम छोड़िए और ये ढोकला खा लीजिए। नहीं नहीं रूपाली, मैं ये नहीं खा सकती। लेकिन क्यों? घबराइए मत, एकदम फ्रेश है। वो बात नहीं है, वो क्या है ना, माँ और बाबूजी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो उनसे पहले मैं ये कैसे खा सकती हूँ? अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत ताने देंगे और उससे मैं उदास हो जाऊंगी, तो मुझे उदास देखकर तुम्हारे जेठ जी और मेरी बेटी भी दुखी हो जाएंगे। आप क्यों घबराती हैं? मैं हूं ना, चलिए अब चुपचाप से खाइए ऐसे। ओ नास पीटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बिना पूछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई? तू इस घर के तौर तरीके भी भूल गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी, इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हमसे पहले ही अन्न का दाना खा लिया। वो बात नहीं है माँ बाबूजी, मैंने इनसे ही खाने की जिद की थी। रूपाली बहू, गलती इसकी है, ये कोई दूध पेती बच्ची तो है नहीं जो इसे लॉलीपॉप दिया और इसने मुंह में डाल लिया। और तू ना इससे दूर ही रहा कर बेटी, ये तेरी बराबरी की है ही नहीं। और तू अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर काम कर। अनीता रोते हुए रसोई में चली जाती है, लेकिन रूपाली को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब जेठानी जी को इनके अत्याचारों से तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगी। जेठ जी भी माँ बाबूजी के डर से कुछ कर नहीं पाते। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अनीपा के सास ससुर का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ने लगता है। अब तो हालात ये हो गए थे कि वो अपनी बड़ी बहू को महज एक नौकरानी समझते थे। अब रूपाली एक चाल चलती है। एक रोज जब प्रेमचंद अपना चश्मा बनवा कर लाता है, तो रूपाली पूर्वी के कान में कुछ कहती है। पूर्वी उस चश्मे को लेकर उसे तोड़ देती है। ये देख प्रेमचंद को बड़ा गुस्सा आता है और वो पूर्वी की अपनी छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। मत मारो दादाजी, मत मारो। बड़ा सर पर चढ़ गई है ना, मेरा चश्मा तोड़ेगी तू। और मारिए इसे, दिन पर दिन अपनी माँ की तरह ढीठ होती जा रही है। माँ, माँ बचाओ माँ। रसोई में काम कर रही अनीता के कानों में जब उसके बच्चे के चिल्लाने की आवाज पड़ती है तो वो भागते हुए बाहर आती है। बस अब तो घूंघट हटाओ जेठानी जी,
बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। फिर अनीता अपना घूंघट हटाती है, फिर गुस्साई आंखों से अपने सास ससुर की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस, अब बस। एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे पर आज तक नहीं। बहुत जुल्म सह लिए मैंने आपके। अरे गलती क्या है मेरी? बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो आप मुझ पर अत्याचार करते रहे। आपके कहने पर मैं भरी गर्मी में भी घूंघट डालकर चुपचाप सारा काम करती रही। लेकिन बस, अब और नहीं। अगर आपको हमें इस घर से निकालना है ना, तो निकाल दीजिए। मैं अपनी बच्ची के साथ चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी अनीता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। अरे जब से मैं आई हूं देख रही हूं आप उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। अरे वो कुछ कहती नहीं इसका ये मतलब नहीं उसे और दबाते जाओ। अरे आप दोनों चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी अनीता दीदी जैसी बहू आपको नहीं मिल सकती। अरे ये बेचारी हर रोज रसोई में खड़े रहकर काम करते वक्त घंटों घूंघट के नीचे आंसू बहाती है। प्याज की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने दिल पर लगी हुई चोट के कारण। ठीक माँ बाबूजी, आपकी ऐसी हरकत से तो हमें भी आपको अपने माता पिता कहते हुए शर्म आती है। बहुत जुल्म सह लिए तुमने इस घर में, अब और नहीं। मुझे माफ कर दो अनीता, मैं आज तक चुप था सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, लेकिन बस अब और नहीं। चलो तुम हम तीनों का सामान बांधो, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं और रूपाली भी ऐसे घर में नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को जाता देख प्रेमचंद और शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, हमसे गलती हो गई। अनीता बहू, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम सब घर छोड़कर मत जाओ। तुम सबके बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमें पश्चाताप का एक मौका तो दो। अब वो सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अरे बहुओं, अरे ओ बहुओं, अरे सुबह की चाय बन गई या बाहर से ऑर्डर कर दूं? बन गई माँ जी, बस बन गई। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ये क्या, घूंघट कहाँ गया? वो माँ जी, चाय लाते वक्त सर से गिर गया तो। इसको जल्दी से ठीक कर बड़ी बहू। अरे ओ बड़ी बहू जी। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तेरा घूंघट कहाँ गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो भेज दूंगी मायके, फिर वहीं रहना खुलकर। चल अब आचार पापड़ को धूप में ले जाकर सुखा दो दोनों। जी माँ जी। उफ, कायदा कायदा, हर वक्त बहुओं को घूंघट में रखने का कायदा। घूंघट न हो गई जेल हो गई। सच में दीदी, माँ जी का भी कुछ समझ नहीं आता। ना तो माँ जी खुद सर पर से पल्ला हटाती हैं और ना हमें हटाने देती हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ना तो कोई ससुर है और ना ही जेठ, फिर वो पल्ला लेती किससे हैं? राम जाने। हैं, ये राम कौन है? भावनाओं को समझो न दीदी, राम यानी कि भगवान श्री राम। ओ अच्छा अच्छा। अच्छा चल अब जल्दी से खाना बनाने चलते हैं, नहीं तो दो बातें और सुना देंगी माँ जी। हाँ हाँ चलो। दोनों बहुएं फिर घूंघट डाले खाना बनाने लगती हैं। उन दोनों की एक ननद थी जिसका नाम था सुनैना। सुनैना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब कौशल्या उसके लिए लड़के देख रही थी। फिर एक रोज, बहुओं, कल सुनैना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? और हाँ, तुम दोनों मिलकर सुनैना को कल अच्छे से तैयार करके ले आना और उनके सर पर घूंघट डाल देना। क्या? लेकिन ननद जी को घूंघट क्यों माँ जी? अरे घूंघट में रहेगी तभी तो लोगों को उसके संस्कार नजर आएंगे। फिर दोनों बहुएं अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। उसी शाम, अरे भाभी, एक बात तो बताओ, आप दोनों की शादी को 2-2 साल हो गए, फिर आप दोनों ये घूंघट क्यों डालती हो? आपने माँ जी से कभी पूछा कि वो सर पर पल्ला क्यों रखती हैं? अरे वो माँ का शौक है। तो ये समझ लो दीदी कि माँ जी के शौक के चक्कर में हमारी बलि चढ़ गई है। अगले दिन रोहन नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ उसके घर आता है। दोनों देवरानी जेठानी नैना को अच्छे से तैयार कर देती हैं। तभी 3-3 लड़कियों को घूंघट में देखकर लड़के की माँ लता कहती है, अरे बहन जी, पंडित जी ने तो बताया था आपकी 2 ही बहुएं हैं, फिर ये 3-3 घूंघट में कौन है? इनमें से एक आपकी बहू भी तो है, लेकिन उसे घूंघट करने की क्या जरूरत थी? वो हमें ऐसे भी चलती। अब हमारे यहाँ है तो हमारे मुताबिक चल रही है, बाकी शादी के बाद आपकी मर्जी, जैसे आप उसे रखें। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसका घूंघट भी तो हटाइए। हम लड़की देखने आए हैं, बिना घूंघट हटे तो लड़की देख नहीं पाएंगे ना। फिर निधि सुनैना का घूंघट हटाती है। सुनैना लड़के वालों को पसंद आ जाती है। फिर रिश्ता पक्का करके वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कौशल्या अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहुओं, अब सुनैना की शादी तक इसको सब काम सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे तुम दोनों रहती हो ना, वो सब तौर तरीके इसे भी सिखा देना। घूंघट भी कैसे अच्छे से रखना है सर पर, कल को ऐसा ना हो पराए घर जाकर हमारी नाक कटवाए। लेकिन माँ जी, लता आंटी तो काफी खुले विचारों की लगती हैं।
अरे खुले विचारों के चक्कर में हम अपने संस्कारों को ताला लगा दे क्या? कुछ ही दिनों में सुनैना की शादी होनी थी, जिस कारण वो दोनों उसे ट्रेन करने में लग जाती हैं। फिर एक रोज सारा काम निपटाकर निधि अपने कमरे में जाती है और साड़ी उतारने लगती है। उफ, ये साड़ी भी ना, ऊपर से ये घूंघट। अरे ये क्या निधि, तुमने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी है? माँ को पता चल गया तो? हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी माँ के चक्कर में मैं शेरनी से बिल्ली बन चुकी हूँ। मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की इस साड़ी में बड़ा सा घूंघट डालकर रहना पड़ता है। भरी गर्मी में 1.5 हाथ का घूंघट करवाती हैं। अरे गुस्सा मत हो डार्लिंग, अब माँ के यही संस्कार है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे इस जीन्स में कमाल की हॉट लग रही हो तुम। वहीं दूसरी तरफ देवरानी शीतल भी अपने कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने पति से लड़ रही होती है। अब क्या हो गया शीतल, मैं तुम्हें कहता तो हूँ शीतल, तुम चाहे कमरे में जैसे मर्जी रहो, देखो तो क्या कमाल की लग रही। पसंद के कपड़े पिलाकर तुम्हें दिए हैं। अरे कभी कमरे से बाहर भी निकलो मेरी जान। बंद कमरे में कपड़ों को पहनकर मैं करूं भी क्या, जब मैं खुली हवा में अपनी मर्जी की सांस तक नहीं ले सकती। हाय, एक मेरी ही सांस को इतना जुल्मी होना था कि उनके राज में मैं खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी घुटन में लेनी पड़ती है। तुम्हें पता है, इतना लंबा घूंघट डालकर ऐसा लगता है जैसे कोई तोप सर पर डाल दी हो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब सो जा। लगता है वो एक दारू का घूंट चढ़ गया तुम्हें। दोनों बहुएं इस तरह अपनी भड़ास अपने पतियों पर निकालती थी, लेकिन उनकी सास को इन सब से क्या फर्क पड़ता था। कुछ दिनों बाद उनकी ननद की शादी हो जाती है, जहां वो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाती है। अरे ये बहू इतनी सुबह क्यों उठ गई? माँ जी उठ गई? मैं चाय बना दूं? अरे नहीं बहू, हमारे यहाँ इतनी जल्दी नहीं उठते। तू जा और आराम से 8 बजे उठना। और ये क्या, ये तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? वो माँ जी, अभी नहीं हूं ना इस घर में, इसलिए। सुनैना आराम करने चली जाती है। फिर 8 बजे उठकर सबको नाश्ता परोसती है। उसका इतना लंबा घूंघट देखकर उसके ससुर दीनालाल लता देवी से कहते हैं, ये क्या लता, तूने इस भूली सी बच्ची से घूंघट करवा रखा है जालिम औरत। क्या तुम भी सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो? बहू ने अपने मन से घूंघट किया है, मैंने उसे नहीं कहा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका में ही हम सब खुले विचारों वाले लोग हैं, हम इन सब में विश्वास नहीं करते। मैं भी तो इसे वही कह रही हूँ। बहू तुझे इस घर में जैसे रहना है तुम रह सकती हो। जीन्स पहननी है जीन्स पहन, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो। शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, उसके बाद तुम अपना ये घूंघट हटा देना, ठीक है? अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ को ये बात बताती है। नहीं बेटी, बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और तू अपनी सास के कहने पर मत चल। कल को तू नंगे सुर घूमेगी तो यही कहेगी कि बहू कितनी बदतमीज है, बिना घूंघट के हमारे आगे घूम रही है, इसलिए तू घूंघट करके रख। कैसी माँ है ये, अपनी बेटी को भी चैन से नहीं जीने दे रही। उधर सुनैना अपनी माँ के कहने पर ही चलती है और वो किसी के सामने घूंघट नहीं हटाती, यहाँ तक कि अपने पति के सामने भी नहीं। अरे सुनना, मेरे सामने तो घूंघट हटा दो, अभी तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है हमेशा घूंघट में ही रहना। माँ माँ माँ, सब माँ ने सिखाया है। अरे कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। इस तरह उसका पति गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है। ये देख लता के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी बहू के साथ उसके मायके जाती है। देखिए बहन जी, आपको अपनी बहुओं को जैसे रखना है रखिए, लेकिन सुनैना अब मेरी बहू है और हम बहुओं को बेटियों की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी से जहाँ जाए, जैसे कपड़े पहनने हैं पहने, जो करना है करे, अपनी मर्जी से आज़ादी से अपनी जिंदगी जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए पूरी जिंदगी बिता दे। आपको तो अपनी बहुओं की चिंता है नहीं, लेकिन हमें है। लता की बात सुनकर कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। साथ ही अब वो अपनी बहुओं का भी घूंघट हटवा देती है और उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े भी पहनने देती है। ये देख निधि और शीतल अब बहुत खुश थीं। वहीं सुनैना भी अपने मॉडर्न ससुराल में आराम से रहती है।